नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट अब कल यानी चारशंबे के रोज इस मामले की सुनवाई करेगा। खास बात यह है कि आज नामी वकील और साबिक अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी कर रहे हैं। शुरुआत में एनसीबी के वकील ने दलीलें पेश कर आर्यन को जमानत देने की मुखालिफत की। जांच एजेंसी ने कहा कि जमानत मिलने पर आर्यन गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं, वो मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं। इसके जवाब में आर्यन के वकील रोहतगी ने कहा कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ ड्रग लेने, उसे खरीदने बेचने का मामला नहीं है। वो अरबाज मर्चेंट के अलावा ड्रग से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को नहीं जानता है। अरेस्ट मेमो से ऐसा लग रहा है कि आर्यन ड्रग्स रखे हुए थे। मेरा क्लाइंट एनसीबी के किसी अफसर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। रोहतगी ने कहा कि मुझे विटनेस नंबर 1 और 2 यानी प्रभाकर सैल और केपी गोसावी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं उन्हें जानता हूं। रोहतगी ने कहा कि ये यंग बॉयज़ हैं, उन्हें सुधरने का मौका दिया जा सकता है। उन्हें जो रिहैबिलिटेशन होम होता है वहाँ भिजाया जा सकता है। उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि हुकूमत सुधार के बारे में बातें कर रही है। रोहतगी ने कहा कि आर्यन और अरबाज 2 अक्टूबर की दोपहर को क्रूज टर्मिनल पर मिले थे। एनसीबी के कुछ लोग पहले ही टर्मिनल पर मौजूद थे, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मेरे क्लाइंट आर्यन और अरबाज को क्रूज पर चढ़ने से पहले ही पकड़ लिया गया। मेरे क्लाइंट से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उसके ड्रग्स लेने की बात भी साबित नहीं हुई। उसका अब तक कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया। रोहतगी ने कहा कि सारा मामला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था। आर्यन क्रूज पार्टी का कस्टमर नहीं था, वो उसमें एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ था। उसे प्रतीक गाबा नाम के आदमी ने बुलाया था, जो खुद को इवेंट मैनेजर बता रहा है। गाबा आर्यन और अरबाज मर्चेंट को जानता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनसीपी के तर्जुमान और वजीर नवाब मलिक के बीच जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। मलिक ने मंगल के रोज वानखाड़े के खिलाफ 26 इल्जामात की चिट्ठी मीडिया के सामने रखी। मलिक ने दावा किया कि ये चिट्ठी एनसीबी के एक ओहदेदार ने उन्हें भेजी थी। मलिक ने दावा किया कि वानखड़े ने बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस से मोटा पैसा कमाया है। इधर समीर की बीवी क्रांति वानखड़े ने मंगल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समीर वानखड़े इन इल्जामात से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जीत सच की ही होती है। ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाएंगे। हमें बहुत तकलीफ होती है। दूसरे रियासतों से कोई आता है और हमें धमकाता है। हमें हमारी रियासत में महसूस होना चाहिए। हमें लटकाया जाएगा, हमें जला देंगे, ऐसी धमकियां मिलती हैं। हमें जान का खतरा है। वहीं मलिक ने कहा कि 6 अक्टूबर के बाद से हमने कई सवाल खड़े किए। समीर वानखड़े के खिलाफ बहुत से इल्ज़ामात हैं। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। पिछले 35 साल में एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक शख्स फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल करता है। जब मैंने खुलासे किए तब कहा गया कि नवाब मलिक जाती मामलात सामने ला रहे हैं। जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके 9 बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2 होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी पुष्टि की है कि इनकी तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था।
वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है, और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई जो हिंदू मुल्क में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। मुल्क के ज़्यादातर रियासतों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये फी लीटर पर पहुंच गई है। ऐसे में हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मंगल के रोज़ इस पर कहा कि वो सऊदी अरब, गल्फ मुल्कों और रूस में पेट्रोलियम वुज़रा से बातचीत कर रहे हैं। पुरी ने आगे कहा कि वो कई सतहों पर काम कर रहे हैं। इससे पहले हरदीप सिंह पुरी ने जुमे के रोज़ ये बात दोहराई थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी से कोविड-19 वैक्सीन और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की फंडिंग हो रही है। पुरी ने कहा था कि आलमी बाजार में तेल की कीमतें उस वक्त तक गिरने की उम्मीद है जब हिंदुस्तान अपनी पूरी आबादी को टीका लगा देगा। इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपये 97 पैसे और डीजल 74 रुपये 12 पैसे फी लीटर था। अब ये 107 रुपये 59 पैसे और 96 रुपये 32 पैसे फी लीटर पर है। ये कीमत दिल्ली की है, जबकि हैदराबाद में इससे ज़्यादा इसकी कीमत है। यानी 10 महीने से भी कम वक्त में पेट्रोल 23 रुपये 62 पैसे और डीजल 22 रुपये 20 पैसे तक महंगा हो गया। वहीं अक्टूबर में अब तक पेट्रोल डीजल 19 बार महंगे हो चुके हैं। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 95 पैसे और डीजल में 6 रुपये 45 पैसे का इजाफा हुआ है। कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हैं, जो मेरे काउंटर पार्ट मंत्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, रशिया में, सबसे हम बात कर रहे हैं। कई लेवल्स पे कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी कारकुनान को बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर चल रही नफरत अंगेज मुहिम और हमले का सामना करने के लिए तरबियत दी जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने मंगल को पार्टी के रियासती सुदूर और इंचार्ज को खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के लोगों को कांग्रेस के असल नजरिए को बनाए रखते हुए और उसे पेश करते हुए उससे लड़ने के लिए तरबियत करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस मौके पर पीसीसी सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों में से हर एक को इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि नए अरकान किसी भी सियासी तहरीक के लिए ज़िंदगी बख्श है। मुल्क भर के नौजवान, मर्द और ख़वातीन अपनी उम्मीदों को आवाज़ देने के लिए एक तहरीक चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक स्टेज फराहम करें, जैसा कि हमने गुज़िश्ता नस्लों से किया है। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि आइंदा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही रुकनियत मुहिम के मद्देनज़र आपको हर वार्ड और गांव के लिए कागजात की मुनासिब तकसीम यकीनी करनी होगी। शफाफ तरीके से अरकान को नामजद करने के लिए आपको घर घर जाकर कांग्रेस कायदीन और ओहदेदारों की शिनाख्त करनी होगी और उन्हें सौंपना होगा। आपको रियासत, ज़िला, ब्लॉक, वार्ड और गांव सतह पर उन अशखास की जिम्मेदारियों का वाज़े नक्शा खींचना यकीनी करना चाहिए। ये एक अहम जिम्मेदारी है जिसे आपको सौंपा गया है। आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी महासचिवगण, अलग अलग प्रदेशों के प्रभारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण की एक लंबी बैठक हुई। उस बैठक का केवल सार मैं आपको बताऊंगा। बैठक में सर्वसम्मति से 3 बड़े निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, एक विशाल कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान प्रिंटेड फॉर्म्स और डिजिटल दोनों के माध्यम से 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा। ये निर्णय भी लिया गया कि हर वार्ड, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म को लेकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जनमानस को कांग्रेस से जोड़ेंगे। ये निर्णय भी लिया गया कि आज के दिन जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं सरकार की बेरहम नीतियों की मार झेल रहे हैं,
तो कांग्रेस के सदस्यता अभियान को उस पीड़ा से जोड़ा जाएगा और बाकायदा इस बात के लिए जागरण किया जाएगा, जागृति पैदा की जाएगी कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाना पकाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम, और जिस प्रकार से अफरा तफरी का अर्थव्यवस्था का माहौल है जिसमें करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है, और वो है कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ना। कांग्रेस के सदस्यता अभियान से जुड़िए, कांग्रेस की नीतियों से जुड़िए, भाजपा से निजात दिलवाइए देश को और इसे देश का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान बनाइए। दूसरा पहलू, जिस प्रकार का नफरत, बंटवारे और एक दूसरे को लगातार छीछा लेदर करने, वो सोशल मीडिया हो जहां मीडिया के साथियों को भी सही बात कहने से गंदी गालियां दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को लखीमपुर खीरी कत्ल केस में उत्तर प्रदेश हुकूमत के ढीले रवैये पर एक बार फिर कई सवालात उठाए और गवाहों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ तफ्तीश में तेजी लाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया कि सीआरपीसी की दफ़ा 164 के तहत गवाहों की गवाही के अमल में तेजी लाई जाए। अदालत उज़्मा ने पीआईएल की समाअत के दौरान कहा कि अगर सीआरपीसी की दफ़ा 164 के तहत गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए अदालती अफसर मुतालिका इलाके में दस्तयाब नहीं है तो ज़िला जज को सेक्शन 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। करीबी इलाके का कोई और मजिस्ट्रेट इसका इंतज़ाम कर सकता है। बेंच ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश हुकूमत को गवाहों के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम करने का हुक्म देते हैं। अदालत के इस बयान पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सिक्योरिटी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एडवोकेट अरुण भरद्वाज ने इस सानेह में मारे गए श्याम सुंदर की बेवा रूबी देवी की तरफ से पेश हुए और इंसाफ की फरियाद की। उन्होंने कहा कि उनकी मौक्किला को धमकियां दी जा रही हैं, कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज़ फरवरी 2019 में पुलवामा खुदकशी हमले में जाँ बहक होने वाले 40 सीआरपीएफ अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मौसूफ वज़ीर दाखिला ने लीतापुरा में कायम महलूक सीआरपीएफ अहलकारों के मेमोरियल पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के अलावा वहां उनकी याद में एक पौधा भी लगाया। वज़ीर दाखिला ने अपने ट्वीट में कहा कि पुलवामा हमले में शहीद होने वाले जवानों के मेमोरियल पर हाजिर होकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए आपके अज़्म और आपकी अजीम कुर्बानियों से दहशत गर्दी का खलाखुमा करने का हमारा इरादा मज़ीद मजबूत होता है। आपकी अजीम कुर्बानियों को हज़ारों सलाम। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के लीतापुरा इलाके में गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को कश्मीर शाहराह पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। ये वादी में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा खुदकश धमाका था जिसको पुलवामा के काकापुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला आदिल अहमद डार विखास ने अंजाम दिया था, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के ज़ायद 40 अहलकार शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मंगल के रोज़ दहशतगर्दों ने बस स्टैंड के पास ग्रेनेड से हमला किया। इसमें 6 शहरी जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि दहशतगर्दों ने संबल बस स्टैंड के पास सुबह करीब 10:20 पर फौज के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। उनका निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क के किनारे ही फट गया। धमाके की वजह से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज़ सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल हालात काबू में है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामे वाक़या पर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले इतवार के रोज़ दहशतगर्दों ने शोपियान के जौनपुरा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और क्रॉस फायरिंग में एक कश्मीरी शहरी की मौत हो गई थी।
पीडीपी सदर और साबिक वजीर दाखिला माफ़ कीजिएगा साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत हिंद तालीम याफ्ता नौजवानों को अपनी शिनाख्त पाकिस्तान के साथ कराने की वजूहात मालूम कराने के बजाय इंतकामी कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों की अमलावरी से हुकूमत और नौजवानों के दरमियान दूरियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला की कश्मीरी नौजवानों के साथ मन की बात पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ मैच में जीत हासिल करने पर तुलबा पर जश्न मनाने की पादाश में मुकदमा दर्ज करने से शुरू हुई। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार मंगल के रोज़ अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला की कश्मीरी नौजवानों के साथ मन की बात पाकिस्तान के मैच जीतने पर मेडिकल तुलबा के खिलाफ जश्न मनाने की पादाश में UAPA आयद करने से शुरू हुई। ये मालूम करने की कोशिशों के नौजवान अपनी शनाख्त पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं, उसके बजाय हुकूमत हिंद इंतकामी कार्रवाइयों को अमल में ला रही है। ऐसे इक़दाम से दूरियां मज़ीद बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा की और ऐलान किया कि अब दिल्ली के तमाम बुजुर्ग मुफ्त में अयोध्या आकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के तमाम बुजुर्ग अयोध्या आकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएंगे। हमारी हुकूमत पहले से ही कई तीर्थ मकामात के दर्शन कराने के लिए स्कीम चला रही है। कल सुबह काबीना की मीटिंग तलब की गई है, जिससे राम जन्मभूमि अयोध्या को भी तीर्थ मकामात की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को भी मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ओम शातामिन्नु शारदो अन्ति देवादतरानस्कराचारस्वानो नाम सुकराचारस्वानो भावन्तिमानो मध्यारे लिखाय माता पिता पुत्रः विश्वे देवा आदिदेव पंचजना ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धरः स्वस्ति नः भूमः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो हरितनेति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्न। अयोध्या की मुफ्त यात्रा के अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल के रोज कहा कि कोरोना बहरान में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को दिल्ली से भगाने वाले दिल्ली के वजीर आला को इंतखाबात के वक्त भगवान राम और यूपी के लोग याद आ रहे हैं। बीजेपी के समाजी नुमाइंदे सम्मेलन को खिताब करते हुए योगी ने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना बहरान में लॉकडाउन के दौरान आम आदमी पार्टी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को दिल्ली से भगाने का काम किया था। कोरोना बहरान में दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को भगा दिया और अब जब इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो उन्हें यूपी की याद आ रही है। क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है
कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए, और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि गोवा में बदउनवानियों का दौरा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। गोवा के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इन ख्यालात का इजहार एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि गोवा में बीजेपी हुकूमत कोविड से ठीक तरीके से निपट नहीं सकी और मैं अपने उस बयान पर कायम हूँ। गोवा हुकूमत ने जो कुछ किया इसमें बदउनवानी थी। मुझे गोवा हुकूमत के खिलाफ लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की वजह से बरतरफ किया गया था। मैं लोहिया के उसूलों पर अमल करता हूँ। मैंने चरण सिंह के साथ वक्त गुजारा है। मैं बदउनवानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि गोवा हुकूमत की तरफ से घर घर राशन तकसीम करने की स्कीम नाकाबिल अमल थी। ये कंपनी के कहने पर किया गया जिसने हुकूमत को रकम दी थी। मुझसे कांग्रेस समेत कई लोगों ने तहकीकात करने को कहा। मैंने मामले की छानबीन की और वजीर आजम को इससे आगाह किया। मलिक ने कहा कि वो नहीं मानेंगे कि ये उनकी गलती थी। हवाई अड्डे के करीब एक इलाका है जहां ट्रकों को कांकनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कोविड के पेश नज़र हुकूमत से इसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन हुकूमत नहीं मानी और बाद में यही कोविड का हॉटस्पॉट बन गया। उदयपुर में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर का अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए स्कूल ने उसे बर्खास्त कर दिया। सियासी और समाजी तंजीमें भी इस टीचर की मुखालिफत में उतर आए हैं। इतवार के रोज़ यानी 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबले के बाद टीचर नफीसा अटारी ने अपने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा था कि हम जीत गए। ये व्हाट्सएप स्टेटस जब एक बच्चे के पेरेंट ने देखा तो वो भड़क गए। टीचर का स्टेटस देखकर जब पेरेंट्स ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान के ताईदी या हिमायती हैं, तो टीचर ने कहा हाँ। इस पर पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट को फ़ोन कर इस पर एतराज़ जताया। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्कूल ने टीचर नफीसा अटारी को नौकरी से निकाल दिया। इधर टीचर नफीसा अटारी ने वीडियो जारी कर माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम मैच देख रहे थे, हमने घर में ही 2 टीमें बांट ली थी, हम अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया कि क्या आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। हंसी मजाक का मूड चल रहा था, मैंने हाँ कह दिया। इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ। मैंने खुद एहसास किया कि ये गलत हो गया तो मैंने स्टेटस डिलीट कर दिया। इधर मामला सामने आने के बाद मंगल के रोज़ ABVP के वर्कर्स स्कूल पहुँच गए। उन्होंने स्कूल पर तिरंगा लहराया। मामले में 2 समाजी तंजीमों की जानिब से सूरजपोल और सुखेर पुलिस स्टेशन में इस टीचर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। तमिलनाडु में सालेम जिले के अनाईवरी वाटरफॉल में फंसे मां बेटे के रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तरफ पानी का तेज बहाव और दूसरी जानिब फिसलन भरी चट्टानें नजर आ रही हैं। इनके बीच एक खातून अपने 5 साल के बच्चे के साथ फंसी हुई है। ऐसे हालत में माँ और बेटे का बचना मुश्किल लग रहा था। तभी 2 लोग बहादुरी दिखाते हैं और माँ बेटे को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये लोग उस फिसलन भरी ढलान पर चढ़ते हैं और माँ बेटे को बचा लेते हैं, लेकिन वापस आने के दौरान दोनों फिसलकर पानी में गिर जाते हैं। हालांकि कुछ ही देर में वो तैरकर वापस किनारे पर पहुंच गए। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। बात केयरफुल ये और குழந்தை ஏ அங்கே இருங்க கொஞ்சம்
कौमी राजधानी दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में मंगल की सुबह पेश आने वाले एक दिलखराश हादसे में कई अफराद की जान चली गई। इत्तलात के मुताबिक एक मकान में आग लगने की वजह से कुंबे के 4 अफराद हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड को अली सुबह 4:07 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। इसके बाद तकरीबन 4 घंटों में आग पर काबू पाया गया। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के एहलकार जब मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में कुंबे के 4 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मकान की तीसरी मंजिल में एक छोटे से कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए अफराद के नाम 58 साला होरीलाल, उनकी 55 साल की अहलिया रीना, 24 साल का बेटा आशु और 18 साल की बेटी रोहिणी है। होरीलाल शास्त्री भवन में दर्जे चारूम के मुलाजिम थे और उन्हें मार्च 2022 में मुलाजिमत से सुबुकदोश होना था। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 3,37,823 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 6,325 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 24,49,72,077 हो गया, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 49,73,488 अफराद मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,79,23,936 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस से 15,000 से ज़्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। दरियासना पीर को मुल्क में 64,75,733 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए और अब तक 1 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 12,428 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,42,02,202 हो गई। इस दौरान 15,991 मरीजों की सेहतयाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,83,000 के पार हो गई। इसी अरसे में 356 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 4,55,068 हो गई है। चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए चीनी हुकूमत ने कई इलाकों में खासकर लांझौ शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। इंतजामिया का कहना है कि इमरजेंसी की हालत में ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी। चीन में कोरोना इन्फेक्शन के 29 नए केसेस मिले हैं, जिनमें 6 मामले लांझौ में सामने आए हैं। लांझौ शहर गांसू सूबे की राजधानी है। यहाँ की आबादी 40 लाख से ज़्यादा है। अहदेदारों ने बताया कि लांझौ में लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर कड़ी निगरानी रखी गई है। लोगों को ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। मकामी शहरियों के आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई है। चीनी इंतज़ामिया बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर काफ़ी अलर्ट है। नॉर्थ चीन में हज़ारों लोगों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। साथ ही टूरिस्ट साइट्स पर लोगों की आमद और रफ्त को महदूद कर दिया गया। मकामी लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही शहर से बाहर जाएं। चीन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। पीर के रोज़ इनर मंगोलिया की एजिन काउंटी के लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया। एजिन की आबादी 35,700 है। इन्हें कोविड के तहदीदात का सख्ती से इन्हें अमल करना पड़ रहा है। चीनी हुकूमत ने इसके अहकाम जारी किए हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।